हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन लोकोमोशन मूवमेंट का एक टॉपिक है जो थोड़ा कम्प्लेक्स है, थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। और मैंने भी बहुत टाइम दिया है इस टॉपिक को समझने में। और इनफैक्ट जब मैं इस टॉपिक को समझा तो मैं रियलाइज़ किया कि यार टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टेड है, टॉपिक तो थोड़ा मज़ेदार है। और तब मुझे लगा कि इस टॉपिक को एक बार डिस्कस करना चाहिए, एक बार पढ़ाना चाहिए। और क्यों लोग इसको इतना डिफ़िकल्ट मानते हैं, है ना? सब कुछ आसान है। तो स्टार्ट करते हैं मसल कंट्रैक्शन। तो मसल कंट्रैक्शन को ही हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज़ नथिंग बट द अनदर नेम ऑफ दिस टॉपिक। और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को यदि हम एक लाइन में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ओके, ठीक है। अब मसल कंट्रैक्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? भाई, मसल कंट्रैक्शन की जो शुरुआत होती है हमारे नर्वस सिस्टम से होती है, हमारे ब्रेन से होती है। जो कि ब्रेन सिग्नल भेजता है हमारी मसल सेल के पास। और वहाँ पर मसल सेल के अंदर कुछ मायोफिब्रिल होते हैं जिसके अंदर दो तरह के फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और हमारी मसल कंट्रैक्ट करती है। और इजिली हम अपने हाथ पैर को मूव कर पाते हैं, ओपन कर पाते हैं, फोल्ड कर पाते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। अब प्रोसेस होता कैसे है, शुरू कैसे होता है प्रोसेस? तो ये है हमारे न्यूरॉन का एक टर्मिनल पार्ट जिसे हम सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। और इसे हम एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक्सॉन का ही टर्मिनल पार्ट होता है ना? जो कि फ्यूज होता है हमारे सार्कोलेमा से, जो कि मसल सेल की एक मेम्ब्रेन है। तो इससे फ्यूज होता है और इस दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन बोलते हैं, है ना? तो जब सिग्नल आता है, एक्शन पोटेंशियल आता है इस सिनेप्टिक वेसिकल्स के पास, तो यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसे एसिटाइल कोलाइन कहते हैं। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आता है तो यहाँ से केमिकल रिलीज हो जाते हैं और वो केमिकल रिलीज होकर इस न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन में चले जाते हैं। और सिनेप्टिक वेसिकल से जब केमिकल रिलीज होते हैं तो इस जंक्शन में आते हैं। और ये सार्कोलेमा के ऊपर होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, है ना? मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, उसके ऊपर होते हैं कुछ रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर का काम क्या होता है? किसी चीज से बाइंड करना, किसी चीज को ट्रैप कर लेना, है ना? तो ये जो रिसेप्टर है इस केमिकल को ट्रैप कर लेंगे, इस केमिकल से बाइंड हो जाएंगे। और जैसे ही ये केमिकल से बाइंड होंगे तो ये जो सार्कोलेमा है, मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है, ये हो जाएगी डीपोलराइज। पहले होती है पोलराइज, मतलब चार्ज का उल्टा पुल्टा हो जाना। पहले प्लस बाहर था और माइनस अंदर था, लेकिन जब डीपोलराइज होगा तो माइनस बाहर चला जाएगा और प्लस अंदर चला आएगा, है ना? तो जैसे ही सार्कोलेमा से एक केमिकल जुड़ेगा इस रिसेप्टर के थ्रू, है ना? रिसेप्टर का काम क्या है? इस केमिकल को जोड़ना, इस केमिकल से बाइंड करना। तो जैसे ही केमिकल से ये रिसेप्टर जुड़ेंगे, ये जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, ये हो जाएगी डीपोलराइज। डीपोलराइज होगी मतलब चार्ज का उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अंदर आएगा, है ना, टी ट्यूबुल के थ्रू ये पोटेंशियल अंदर भी जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ मसल सेल के अंदर होते हैं कुछ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिग्नल जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जाएगा, तो यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, है ना? इट इज अ रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन को ये रिस्टोर करके रखता है। और जैसे ही कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज होगा, ये कैल्शियम आयन जाकर जुड़ता है ट्रोपोनिन से। अब ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन को अच्छे से समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक्टिन और मायोसिन क्या होता है। तो एक्टिन और मायोसिन एक तरह का फिलामेंट है, थिन और थिक फिलामेंट, जो मसल कंट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आइए पहले समझते हैं एक्टिन और मायोसिन क्या होता है। एक्टिन एक फिलामेंट है जो इनिशियली ग्लोबुलर फॉर्म में होता है, ग्लोब्यूल के फॉर्म में होता है, जिसे हम ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं। और वो मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ये पोलराइज हो जाते हैं, मतलब अरेंज हो जाते हैं। और जो ग्लोब्यूल है आपस में पोलराइज हो जाते हैं, आपस में अरेंज होकर एक फिलामेंटस एक्टिन बनाते हैं। फिर से एक्टिन एक ग्लोबुलर फॉर्म में होता है इनिशियली, जिसे हम ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं। और वो मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में पोलराइज हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं और वो क्या बना लेते हैं? फिलामेंटस एक्टिन। अंडरस्टैंड? फिलामेंटस एक्टिन बना लेते हैं।
और दो फिलामेंटस एक्टिन आपस में क्वाइल होकर, आपस में हेलिकली क्वाइल होकर, जैसे डीएनए का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा वो हेलिकली क्वाइल होते हैं ना, वैसे ही हेलिकली ये दो फिलामेंटस एक्टिन आपस में क्वाइल हो जाएंगे। और उसके बाद एक और प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जिसे ट्रोपोमाइसिन कहते हैं, है ना। ट्रोपोमाइसिन भी इसके लेंथ के अकॉर्डिंग, जितना बड़ा इसका लेंथ है इस फिलामेंटस एक्टिन का, उतना ही लेंथ का एक ट्रोपोमाइसिन का फिलामेंट है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। और ये भी दो होता है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रोपोमाइसिन भी दो है और फिलामेंटस एक्टिन भी दो है, जो आपस में क्वाइल हो जाते हैं और हेलिकली एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद एक कम्प्लेक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक और होता है जिसे हम ट्रोपोनिन कहते हैं, और वो भी इस फिलामेंट के ऊपर, इस ट्रोपोमाइसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। रेगुलर इंटरवल मतलब जितनी डिस्टेंस पर यहाँ है उतनी डिस्टेंस पर यहाँ भी होता है। तो ये ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है वो रेगुलर इंटरवल पर इस ट्रोपोमाइसिन के ऊपर अरेंज हो जाते हैं और ये बनाते हैं कंप्लीट एक्टिन का फिलामेंट। अंडरस्टैंड। तो एक्टिन का जो फिलामेंट है उसके अंदर इनिशियली ग्लोबुलर फॉर्म में एक्टिन होता है, जो कि मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में पोलराइज हो जाता है, फिलामेंटस एक्टिन बना लेता है, और दो फिलामेंटस एक्टिन आपस में क्वाइल हो जाते हैं हेलिकली, है ना। और उसके बाद दो फिलामेंटस एक्टिन और होते हैं जिसे ट्रोपोमाइसिन कहते हैं, वो भी इस लेंथ के अनुसार क्वाइल हो जाते हैं, और उसी के ऊपर ट्रोपोनिन जो कम्प्लेक्स प्रोटीन है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रेगुलर इंटरवल पर। अंडरस्टैंड। देख सकते हो मैंने नाम भी लिख दिया सबका। और ये कंप्लीट बनाता है एक्टिन का फिलामेंट। एक्टिन के फिलामेंट में देखो फिलामेंटस एक्टिन भी है, ट्रोपोमाइसिन भी है और ट्रोपोनिन है, तीनों मिलाकर एक कंप्लीट एक्टिन का फिलामेंट बनाते हैं। अंडरस्टैंड। ठीक है। अब मायोसिन क्या होता है? मायोसिन का भी स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। ये भी एक फिलामेंट होता है जो कि थिक होता है ना। ये थिन फिलामेंट है और ये थिक फिलामेंट है। और ये मायोसिन का मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, मायोसिन का एक मैंने मोनोमर बनाया है जिसे मीरोमायोसिन कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, जिसके अंदर दो तरह का साइट होता है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है और एक एटीपी बाइंडिंग साइट होता है। और ये इसका जो हेड पोर्शन है, इसको जब हेड पोर्शन जाकर जुड़ता है ट्रोपोनिन से, इस एक्टिन फिलामेंट से जब जाकर जुड़ता है तो क्रॉस ब्रिज को बनाता है। आगे हम बताएंगे आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो दो तरह का साइट है, जहाँ पर यहाँ पे आकर एटीपी बाइंडिंग साइट है जहाँ पे एटीपी टूटता है ना, और एनर्जी रिलीज होता है। और यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट है जहाँ पर ए एक्टिन जाकर मायोसिन है ना, ए मायोसिन जाकर जुड़ता है एक्टिन से। कोई भी एक साइट होगा, मैं बताऊंगा कौन सा साइट है जहाँ पर जुड़ता है। तो ये आपने समझ लिया एक्टिन और मायोसिन, और ये भी थोड़ा बेसिक आपने जान लिया। आप समझते हैं कि कंट्रैक्शन होता कैसे है, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप कैसे करता है, ओवरलैपिंग कैसे होती है, स्लाइडिंग कैसे होता है, कंट्रैक्शन कैसे होता है ना। तो ये आप देख सकते हो पूरा डायग्राम हमने बनाया है। और ये है पूरा थिक फिलामेंट, और ये है जो पतला सा वो थिन फिलामेंट है जिसे एक्टिन कहते हैं। और ये पूरा जो मोटा वाला है उसे थिक फिलामेंट कहते हैं ना। और थिक फिलामेंट के ऊपर कुछ छोटे छोटे मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं जो कि मोनोमर है, मायोसिन का मोनोमर है जिसे मीरोमायोसिन कहते हैं। और उसी यूनिट को, उसी हमने मीरोमायोसिन को यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये कंप्लीट मायोसिन का स्ट्रक्चर नहीं है, बट एक यूनिट है मायोसिन का जिसे मीरोमायोसिन कहते हैं, और इसी को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और ये यूनिट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है पूरे मसल कंट्रैक्शन में। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर कुछ साइट होते हैं, जैसे ये एक्टिन फिलामेंट है तो इसके ऊपर कुछ साइट होते हैं मायोसिन से जुड़ने के लिए, और ये मायोसिन है तो मायोसिन के ऊपर कुछ साइट होते हैं एक्टिन से जुड़ने के लिए। और ये जो साइट है ये एक्टिन से जुड़ने के लिए साइट है, और एक्टिन के ऊपर मायोसिन से जुड़ने के लिए साइट कहाँ होता है? जो ट्रोपोनिन का प्रोटीन है वो वही जाकर जुड़ता है जहाँ पर मायोसिन को जुड़ना होता है। मतलब ये मायोसिन को जहाँ जुड़ना है उस साइट को ये मास्क करके रखता है ट्रोपोनिन। तो हमको एक्टिन से मायोसिन को जोड़ना है, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हमको इस ट्रोपोनिन को हटाना पड़ेगा पहले, क्योंकि ट्रोपोनिन हटेगा तभी ये जो मायोसिन से जुड़ने के लिए जो साइट है वो फ्री होगा। और जब तक ये ट्रोपोनिन यहाँ पर रहेगा तब तक ये जुड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइट फ्री ही नहीं है, ओपन ही नहीं है, तो ये मायोसिन जाकर जुड़ेगा कहाँ?
तो हमको माइसिन को एक्टिन से जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इस ट्रोपोनिन को हटाना पड़ेगा। और ट्रोपोनिन हटेगा कैसे, मैंने बताया था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ होते हैं कैल्शियम आयन जो रिलीज होते हैं और ये आकर जुड़ते हैं ट्रोपोनिन से, और ट्रोपोनिन से जब जुड़ते हैं तो इस ट्रोपोनिन को कैल्शियम आयन भगा ले जाता है। अब ट्रोपोनिन का इससे कैल्शियम आयन से क्या रिश्ता है हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ तो रिश्ता है कि कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन को भगा ले जाता है, और जब इसको भगा ले जाता है तो ये साइड जो होते हैं माइसिन से जुड़ने के लिए जो साइट है वो हो जाता है फ्री, वो हो जाता है एक्सपोज, खुल जाता है। मतलब ये एक्टिन माइसिन से जुड़ने के लिए बेकरार हो जाता है। अभी चाहता है कि ये माइसिन से आकर जुड़ जाए, लेकिन माइसिन को कोई खबर ही नहीं है कि एक्टिन बेकरार है, एक्टिन परेशान है माइसिन से जुड़ने के लिए। तो माइसिन को पता चलेगा, कैसे पता चलेगा भाई, इसको पता चलना चाहिए कि एक्टिन हमसे मिलने के लिए बेकरार है, एक्टिन हमसे जुड़ना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, पहले सोई है तो इसको हमको उठाना पड़ेगा। उठेगी कैसे, तो इसके अंदर कुछ होते हैं एटीपीएज एंजाइम है ना, जो कि हाइड्रोलाइज करते हैं एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। और जब एनर्जी रिलीज होता है तो ये जो पहले बेंड था, पहले सोया हुआ था, अब स्ट्रेट हो जाती है ना। पहले ये जो मोनोमर मैंने बनाया है पहले ऐसे बेंड होती है, तिरछी होती है, लेकिन जब इसको एनर्जी मिलती है, एटीपी टूटता है, एनर्जी मिलती है तो ये स्ट्रेट हो जाती है। और जब ये स्ट्रेट होती है तो इस थिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचती है। आप देख सकते हो पहले ऐसे तिरछी थी, लेकिन अब जब इसको एनर्जी मिला तो स्ट्रेट हो गई, और जब स्ट्रेट होगी तो इस थिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचेगी, इधर से भी अपनी तरफ खींचेगी और इधर से भी अपनी तरफ खींचेगी, दोनों तरफ से एक्टिन माइसिन की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो एच जोन है, तो जो डिस्टेंस मैंने बनाया है, जो पहले रिलैक्स स्टेट में था, रिलैक्स स्टेट में क्या था, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हुई थी, पहले ओवरलैपिंग यहाँ थी है ना। तो ये जो एच जोन है वह जोन है जहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हुई है, लेकिन जब कंट्रैक्शन होता है, जब थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, दोनों तरफ से आता है, तो ये जो एच जोन है वो डिक्रीज हो जाता है ना भाई। इधर से भी एक्टिन इधर आएगा, इधर से भी एक्टिन इधर जा रहा है, तो ये एक्टिन यहाँ आ जाएगा, ये एक्टिन यहाँ आ जाएगा, तो एच जोन ओवरऑल कम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बना दिया है आफ्टर कंट्रैक्शन, जो पूरा डायग्राम है ये मैंने बनाया है। तो एच जोन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे सार्कोमियर कहते हैं, और ये हमारे पूरे मसल कंट्रैक्शन को डिफाइन करता है। सार्कोमियर यूनिट है मसल कंट्रैक्शन का। कैसे, जब सार्कोमियर की लेंथ बढ़ेगी तो आप समझ लीजिए कि मसल ने रिलैक्स किया है, लेकिन जब सार्कोमियर की डिस्टेंस अगर कम होगी तो आप समझ लीजिए कि मसल ने कंट्रैक्ट किया है। अब डिस्टेंस कम होगी मतलब मसल ने कंट्रैक्ट किया है। कैसे, जब ये थिन फिलामेंट दोनों तरफ से अपनी तरफ आ रहे हैं, इधर माइसिन की तरफ आ रहे हैं, तो इस आई बैंड के साथ एक्टिन के साथ जेड लाइन भी जुड़ा है। जब आई बैंड इधर आएगा तो ये जेड लाइन भी इधर आएगा है ना, दोनों तरफ से जेड लाइन भी पास पास आएगा, तो ये जो दोनों तरफ जेड लाइन है पास पास आ जाएंगे। क्या हो गया, ये दोनों तरफ जो जेड लाइन मैंने बनाया है, जो जेड लाइन दोनों पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो सार्कोमियर की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सार्कोमियर की लेंथ हमने कम लिख दिया है, और जेड लाइन भी कम हो रही है, तो जेड लाइन भी कम हो गया। अब ए बैंड क्या है, ये बैंड वह बैंड है जहाँ पर एक्टिन और माइसिन दोनों पाए जाते हैं, दोनों ओवरलैप करते हैं है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मैंने बनाया है ए बैंड, और ए बैंड में एक्टिन भी आ रहा है और माइसिन भी आ रहा है। लेकिन आई बैंड वह बैंड है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पाया जाता है, जहाँ पर माइसिन नहीं पाया जाता है। लेकिन ए बैंड वह बैंड है जहाँ पर एक्टिन भी पाया जाता है और माइसिन भी पाया जाता है ना। तो ए बैंड हम दोनों को देखकर बताएंगे, एक्टिन और माइसिन दोनों को। लेकिन जब आई बैंड की बात करेंगे तो हम सिर्फ एक्टिन को देखेंगे, सिर्फ आई बैंड मतलब थिन फिलामेंट को देखेंगे, ठीक है। तो पूरे मसल कंट्रैक्शन में आई बैंड की लेंथ कम होती है कि बढ़ती है। देखो इधर से एक्टिन इधर आ रहा है ना, इधर से इधर आ रहा है और इधर उधर जा रहा है, एक्टिन इधर से भी इधर आ रहा है और इधर उधर जा रहा है ना। तो ये जो आई बैंड की जो लेंथ है
मतलब थिन फिलामेंट इधर आ रहा है, थिन फिलामेंट इधर आ रहा है, तो ये जो लेंथ है ये बढ़ के पहले यहाँ थी, अब ये लेंथ यहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, तो इधर से जो इसकी लेंथ इतनी थी, अब ये लेंथ इतनी हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, मतलब इधर से आई बैंड इधर जा रहा है, इधर घसक रहा है, तो ये जो आई बैंड है कम होगा ना, थिन फिलामेंट इधर जा रहा है तो आई बैंड कम होगा। क्यों? क्योंकि आई बैंड हम थिन फिलामेंट को देखकर बताते हैं, है ना। तो आई बैंड कम हो गया। अब ए बैंड कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? ए बैंड मतलब दोनों को देखकर हम बताएंगे। यहाँ पर थिक फिलामेंट भी है, यहाँ पर थिन फिलामेंट भी है, तो मतलब माइसिन जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ ए बैंड पाया जाएगा। तो माइसिन कहीं भी नहीं जा रहा है, माइसिन तो अपनी जगह फिक्स है, अपनी जगह स्थिर है। भाई मूव क्या कर रहा है? मूव कर रहा है माइसिन का एक यूनिट मिरोमाइसिन। उसके बढ़ने घटने से, उसके मूव करने से पूरा लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा फिलामेंट जो है वो फिक्स है, वो स्थिर है, वो कहीं नहीं जा रहा है। और जब जब हम एक्टिन की बात करेंगे तो हम पूरी माइसिन का लेंथ भी देखेंगे। तो माइसिन की लेंथ ना तो घटी ना तो बढ़ी, माइसिन की लेंथ यदि फिक्स है तो ए बैंड भी फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि ए बैंड वहाँ तक हम नापेंगे, वहाँ तक हम देखेंगे जहाँ तक माइसिन पाया जाएगा। तो माइसिन की लेंथ बढ़ी नहीं बढ़ी, घटी नहीं घटी, मतलब अनचेंज रही। तो आप देख सकते हो मैंने अनचेंज लिखा है। एच जोन बढ़ रहा है, सॉरी एच जोन घट रहा है, दोनों तरफ से आई बैंड पास पास आ रहे हैं, तो मतलब एच जोन कम हो रहा है। यहाँ पर एच जोन हमने कम कर दिया है। सार्कोमियर दोनों तरफ से जेड लाइन पास पास आ रही है ना, दोनों तरफ से जेड लाइन पास पास आ रही है, तो सार्कोमियर की भी लेंथ कम होगी। सार्कोमियर की लेंथ कम होगी मतलब कंट्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे सार्कोमियर की लेंथ कम हो गई। और आई बैंड, थिन फिलामेंट इधर आ रहा है, थिन फिलामेंट उधर जा रहा है, तो मतलब आई बैंड कम हो रहा है ना, क्योंकि थिन फिलामेंट इधर आ रहा है, इधर घसक रहा है। तो ये जो लेंथ है पहले इतना था, अब थिन फिलामेंट इधर आ जाएगा तो ये जो आई बैंड है वो कम होगा ना, कम हो जाएगा। ए बैंड दोनों में हमको जब भी ए बैंड पूछा जाएगा तो हम दोनों को देखेंगे, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट दोनों को देखेंगे। जहाँ जहाँ उसकी लेंथ होगी थिक फिलामेंट की, वहाँ तक हम ए बैंड को देखेंगे। अब उसमें ए बैंड में आई बैंड आएगा नहीं आएगा उससे नहीं मतलब है, लेकिन उसमें माइसिन होना चाहिए, थिक फिलामेंट होना चाहिए, है ना। तो ये था पूरा मसल कंट्रैक्शन पर लेक्चर। मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स के पास। सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होते हैं कुछ केमिकल्स जो रिलीज होते हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन में, और इस सार्कोलेमा के ऊपर होते हैं कुछ रिसेप्टर जो कि इस केमिकल से ट्रैप हो जाते हैं, केमिकल से बाइंड हो जाते हैं, और मेम्ब्रेन हो जाती है डीपोलराइज। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अंदर आता है मसल सेल के अंदर, तो इसके अंदर होते हैं कुछ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर होता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होता है तो ये आकर ट्रोपोनिन से जुड़ता है, और ट्रोपोनिन से जब जुड़ता है तो ये ट्रोपोनिन को लेकर भाग जाता है, और यहाँ पर जो माइसिन से जुड़ने के लिए जो साइट होती है वो फ्री हो जाती है, वो एक्सपोज हो जाती है, मतलब एक्टिन माइसिन से जुड़ने के लिए बेकरार हो जाता है। और यहाँ पर माइसिन के अंदर होते हैं कुछ एक्टिन बाइंडिंग साइट जो कि यहाँ पे एक्टिन से जाकर जुड़ता है माइसिन, है ना। और यहाँ पर पूरा मैंने समझा ही दिया है। यहाँ पर एक मोनोमर है माइसिन का जिसे हम मिरोमाइसिन कहते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है माइसिन का, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है पतला सा एक्टिन का। एक्टिन माइसिन के ऊपर ओवरलैप करेगा, मतलब ये जो जब इसको एनर्जी मिलेगी, एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, ये पहले सोई थी अब स्टेट हो जाएगी। अब जब स्टेट हो जाएगी तो थिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचेगी, दोनों तरफ से अपनी तरफ खींचेगी। तो ओवरऑल जो जेड लाइन है पहले इतना था, अब ये जेड लाइन इतना हो जाएगा, और दोनों तरफ से जेड लाइन भी पास आ रही है। क्यों? क्योंकि आई बैंड पास आ रहे हैं, है ना। थिन फिलामेंट दोनों तरफ से पास आ रहे हैं, और जब इसको हम खींचेंगे तो इसी से तो जुड़ा है जेड लाइन भी पास में आएगा, और जेड लाइन पास आएगा तो सार्कोमियर की भी लेंथ कम होगी, है ना। तो सार्कोमियर की भी लेंथ कम हो गई। और ए बैंड जब भी पूछा जाएगा हम देखेंगे माइसिन को, माइसिन जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ ए बैंड रहेगा, और माइसिन यदि फिक्स है, माइसिन की लेंथ अगर नहीं बढ़ी घटी नहीं है तो हमारा ए बैंड भी ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, मतलब अनचेंज रहेगा। और आई बैंड जब भी पूछा जाएगा हम एक्टिन को देखेंगे, जहाँ जहाँ एक्टिन होगा वहाँ
हम आई बैंड बताएंगे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट मसल कंट्रैक्शन पर वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है या फिर कहीं मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया तो मुझे बता दीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक, है ना, गलती से हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। आशा करेंगे कि आपने समझा होगा, और मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।